Okay, Bismillah. So in today's video, we are going to learn about the wound bed tissues. Being a wound care expert, जैसे कि हम सबको पता है, जब भी क्लिनिक में कोई wound present करता है आपके सामने, तो हर wound की presentation different होती है, जो totally depend करती है कि wound bed के ऊपर कौन सा tissue present है. Like in this image, आपको ये wound नज़र आ रहा है. इस wound के अंदर जो wound bed है वो ये red circle के अंदर वाला एरिया है, ये wound bed है. और जो between the red and the blue circle में जो space है ये peri wound scan है. सो बेसिकली जो wound के जो ये wound वाला एरिया है इसके अंदर हमें डिफरेंट तरह के येलो स्ट्रिप्स और ये रेड कलर और ये शाइनी अपीयरेंस नज़र आ रही है, जो बता रही है कि wound बेड का टिश्यू कौन कौन सा प्रेजेंट है. और हम ये सब टिश्यूज़ आज की लेक्चर में लर्न करेंगे. और टिश्यू इटसेल्फ बता रहा होता है कि वो टिश्यू वायबल है या नॉन वायबल है, वो हेल्दी है या अनहेल्दी है, वो हीलिंग के किस स्टेज के ऊपर ये टिश्यू प्रेजेंट है. सो लेट्स स्टार्ट. एज वी ऑल नो, जैसे कि हम सबको पता है कि वूंड हीलिंग के 4 फेजेस होते हैं: हीमोस्टेसिस, इन्फ्लेमेशन, प्रोलिफरेशन एंड रीमॉडलिंग. और हर फेज़ के अंदर डिफरेंट तरह का टिश्यू प्रेजेंट कर रहा होता है. सो बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू जो कि एक हेल्दी टिश्यू है, जो हीलिंग को प्रेजेंट कर रहा होता है, दैट इज़ द एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू हमेशा प्रेजेंट करता है प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ द वूंड हीलिंग. और एपिथेलियल टिश्यू इज़ अ गुड इंडिकेटर ऑफ द वूंड हीलिंग के वूंड हेल्दी वे में हील कर रहा है. और एपिथेलियल टिश्यू जो है ना, वो एक वायबल टिश्यू है, हेल्दी टिश्यू है, जो वूंड को हील करवा रहा होता है. एपिथेलियल टिश्यू के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? ये लाइट पिंक या लेवेंडर कलर का होता है और सराउंडिंग स्किन से एपिथेलियल मूव करते करते वूंड के ऊपर आना शुरू हो जाती है. सो बेसिकली इस इमेज में जो ये वाला पिंक एरिया है ये एपिथेलियल टिश्यू है. समटाइम्स क्या हो रहा होता है कि अगर हमें सेंटर में अगर हमें कहीं पे कोई डेड टिश्यू नज़र आ भी रहा है, इस इमेज में तो ये सारा का सारा ग्रैनुलेशन टिश्यू है जो कि एक हेल्दी टिश्यू है. लेकिन अगर इन केस अगर कोई डेड टिश्यू प्रेजेंट भी हो लेकिन साइड से अगर एपिथेलियल चलना शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि बॉडी जो है ना वो हीलिंग को सपोर्ट कर रही है और वूंड हील कर रहा है. सो जब कभी आपको क्लिनिक में जब कोई वूंड प्रेजेंट करे और वूंड अपना जो 1 वीक या 2 वीक्स क्रॉस कर चुका हो, तो उसका मतलब है कि वूंड और हमें पिंक कलर का एडजेस पे एपिथेलियल नज़र आना शुरू हो जाए, तो हम कहते हैं कि वूंड क्या प्रोलिफरेटिव फेज पे ये स्टेज आ चुकी है और एपिथेलाइजेशन सराउंडिंग एरिया से स्टार्ट हो चुकी है और एपिथेलाइजेशन वूंड को हेल्दी वे में क्लोज कर रही होती है. सो बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू को रिवाइज करते हैं. एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट करता है प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ द वूंड हीलिंग. ये पिंक, लेवेंडर और पर्ली वाइट अपीयरेंस होता है. ये इंडिकेटर होता है कि वूंड इज़ वायबल एंड हेल्दी. और एपिथेलाइजेशन कभी भी अनहेल्दी वूंड बेड के ऊपर नहीं आ रही होती. और ये एक इंडिकेटर होता है कि वूंड जो है ना वो हीलिंग की तरफ जा रहा है. अच्छा, अब जैसे इस इमेज में हमने देखा कि जो हेल्दी टिश्यू एपिथेलियल को जो सपोर्ट कर रही होती है वो ग्रैनुलेशन टिश्यू है. जब भी वूंड नीचे से ग्रैनुलेशन आना शुरू हो जाता है तो साइडों से एपिथेलियल ने भी चलना शुरू कर देना है. और ये ग्रैनुलेशन और एपिथेलाइजेशन ये दोनों मिलकर वूंड को हेल्दी वे में क्लोज कर देती हैं. और जो दो हेल्दी टिश्यूज़ प्रोलिफरेटिव फेस में हमेशा प्रेजेंट करते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू है और ग्रैनुलेशन टिश्यू है. सो ग्रैनुलेशन टिश्यू क्या होता है? ग्रैनुलेशन टिश्यू वूंड की अगर तो वूंड हमारा एपिडर्मिस तक है तो सिंपल एब्रेयन होती है और साइडों से एपिथेलियल ने आके एपिथेलाइजेशन करवानी होती है और वूंड को क्लोज कर देना है. लेकिन अगर हमारा वूंड डीप वूंड है, उसने डर्मिस को क्रॉस कर लिया है, तो हमेशा जो उस डेप्थ को कवर करने के लिए नीचे से बॉडी का एक हीलिंग मैकेनिज्म है कि वो ग्रैनुलेशन को प्रोमोट करवाता है. और ये ग्रैनुलेशन आती है विद द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स और एंजियोजेनेसिस. जितनी स्ट्रॉन्ग और अच्छी एंजियोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ब्लड वेसल्स वूंड के अंदर हो रही होती है, उतनी अच्छी ये हेल्दी रेड कलर का ग्रैनुलेशन आ रहा होता है. और ये ग्रैनुलेशन उस डेप्थ को कवर कर देता है. जितना डीप वूंड होता है उसके डेप्थ को इसने कवर कर देना है. और जो साइडों से फिर एपिथेलियल आना शुरू कर देती है जो इस ग्रैनुलेशन को ऊपर से कवर करती है और वूंड हेल्दी वे में क्लोज हो जाता है. सो ग्रैनुलेशन टिश्यू भी प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ द वूंड हीलिंग में आ रहा होता है. और ग्रैनुलेशन टिश्यू के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं कि रेड कलर का होता है, रेड नॉट पेल, फ्लैट होता है नॉट रेज्ड, और ड्राई होता है नॉट वेट. और ये भी प्रोलिफरेटिव फेज में आ रहा होता है और ये हीलिंग को प्रेजेंट कर रहा होता है. अच्छा, अभी तक जो हमने ये 2 टिश्यू पढ़े, एपिथेलियल टिश्यू और ग्रैनुलेशन टिश्यू, ये दोनों प्रेजेंट करते हैं प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ द वूंड हीलिंग. और ये एक हेल्दी इंडिकेटर है कि वूंड हील कर रहा है और बॉडी जो है ना वो हीलिंग को सपोर्ट कर रही है. नेक्स्ट जो हम 3 टिश्यूज़ कवर करने वाले हैं वो अनहेल्दी टिश्यूज़ हैं.
जो हमेशा इन्फ्लेमेटरी फेस ऑफ द वूंड हीलिंग में प्रेजेंट कर रहे होते हैं, और ये एक इंडिकेटर होते हैं कि वूंड जो है ना वो अभी भी कॉन्टामिनेटेड है और इसकी डिब्राइडमेंट की ज़रूरत है। सो फर्स्ट टिश्यू इज स्लफ। स्लफ हमेशा प्रेजेंट करता है इन्फ्लेमेटरी फेस ऑफ द वूंड हीलिंग। और स्लफ जो होता है ना, स्लफ की दूसरी डेफिनेशन है डेड न्यूट्रोफिल्स। जो इन्फ्लेमेटरी फेस ऑफ द वूंड हीलिंग है उसमें हमारी बॉडी के न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस आते हैं, और जो वूंड के ऊपर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ एक फाइट करते हैं ताकि वहाँ से सारे के सारे बैक्टीरिया को रिमूव करवा सकें। और इस पूरे प्रोसेस में जितने भी न्यूट्रोफिल्स की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द फाइट विद द पैथोजन, वो डेड न्यूट्रोफिल्स सरफेस पे नज़र आते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्लफ, जिसे हम कहते हैं स्लफ। स्लफ हमेशा मोइस्ट होता है, थोड़ा थोड़ा सा वेट होता है। स्लफ के अंदर नीचे से एक्सुडेट भी आ रहा होता है, और जो स्लफ होता है वो सरफेस को छोड़ भी रहा होता है, इतना सरफेस के साथ स्टिकी होता है लेकिन सरफेस को लीव भी कर रहा होता है। और स्लफ को सिंपल ऑटोलिटिक डिब्राइडमेंट या माइल्ड सर्जिकल डिब्राइडमेंट के थ्रू हम रिमूव भी करवा देते हैं। और इसका रिमूव करवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इस स्लफ को हम ऊपर से ना रिमूव करवाएं तो ये वूंड के ऊपर और ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैथोजेंस को लेके आ रहा होता है। तो अनहेल्दी टिश्यू जो इन्फ्लेमेटरी फेज ऑफ द वुंड हीलिंग में प्रेजेंट कर रहा होता है वह स्लफ है। स्लफ का कलर येलो, ब्राउन और ग्रे होता है, और स्लफ इटसेल्फ एक डिवाइटलाइज और डेड टिश्यू है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी दूसरी डेफिनेशन है डेड न्यूट्रोफिल्स। और स्लफ जितनी देर तक वुंड के ऊपर प्रेजेंट होगा वुंड हीलिंग को वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि और ज़्यादा बैक्टीरियाज को लेके आएगा, इसलिए स्लफ को हमेशा डिब्राइडमेंट के थ्रू रिमूव करवाना होता है। सेकेंड पॉइंट है ई स्कार। ई स्कार क्या होता है? ई स्कार भी एक डेड टिश्यू है, और ये एक तरह से एक डेड स्किन होती है, ठीक है। और ई स्कार हमेशा जो है ना वो सरफेस से रेज्ड होता है। स्लफ थोड़ा सा इंडेंटेड होता है, वो उनके अंदर होता है, लेकिन ई स्कार बिल्कुल सरफेस से थोड़ा सा ऊपर होता है। और ई स्कार भी एक डेड टिश्यू होता है, और ई स्कार भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि इस पूरे एरिया पे ना ऑक्सीजन आ रही है, ना ब्लड की प्रॉपर सप्लाई है, जिसकी वजह से जो वूंड है वो डेड होता होता उसके सारे ये जो टिश्यूज़ हैं बिल्कुल डेड हो चुके हैं, और ये डेड टिश्यू एक गैंग्रीन की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ई स्कार को भी रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड बिफोर रिमूविंग द ई स्कार और डिब्राइडमेंट ऑफ द ई स्कार, हमें मेक श्योर करना होता है कि अंडरलाइंग जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर है, बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिल रही है, और बॉडी के जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट है, प्रोटीन काउंट वगैरह और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो कंप्लीट हैं और हेल्दी हैं। तो तब हम ये ई स्कार को रिमूव करने का एक हेल्दी वे में सोचते भी हैं, ताकि वो नीचे से हीलिंग को वूंड सपोर्ट कर सकें। सो डेट इज़ द ई स्कार। और ई स्कार हमेशा प्रेजेंट करता है ब्लैक एंड ड्राई इन अपेरेंस, और ये एक इंडिकेटर होता है डेड टिश्यू का। नेक्स्ट है ये दो डेड टिश्यूज़ कवर हो गए, और ई स्कार ही जो है ना ये फर्दर लीड करता है टूवर्ड्स द गैंग्रीन, ठीक है। और गैंग्रीन एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि सारी की सारी जो है ना वो स्किन डेथ हो चुकी है। सो बेसिकली जो दो हेल्दी टिश्यूज़ हमने कवर किए थे वो एपिथेलियल टिश्यू और ग्रैनुलेशन टिश्यू, और अनहेल्दी टिश्यूज़ में आता है स्कफ, ई स्कार एंड गैंग्रीन। और जो लास्ट पे जो एक इम्पॉर्टेंट टिश्यू है वो है हाइपर ग्रैनुलेशन टिश्यू। हाइपर ग्रैनुलेशन जो है ना वो लिटिल बिट अनहेल्दी, लेकिन ये बता रहा होता है कि बॉडी ने हीलिंग को तो सपोर्ट किया है, लेकिन जो ग्रैनुलेशन है उसको उसके अंदर या तो इन्फेक्शन आ गई है, वो हाइपर, तो वो इन्फेक्शन से ग्रैनुलेशन हाइपर ग्रैनुलेट हो जाता है, अपने वूंड से बाहर निकल आता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि ग्रैनुलेशन टिश्यू के 3 करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, रेड नॉट पेल, फ्लैट नॉट रेज्ड। तो रेज्ड वाली जो फीचर है ना वो हेल्दी ग्रैनुलेशन को सपोर्ट नहीं करती। तो हाइपर ग्रैनुलेशन प्रेजेंट कर रहा होता है डिपेंडेंट बॉडी पार्ट्स में, जैसे कि लोअर लिम्ब है और आपकी अगर लेग है वो मुसलसल ग्रेविटी के अगेंस्ट है, तो फ्लूइड एक्यूमुलेट होने की वजह से यहाँ पे हाइपर ग्रैनुलेशन आ जाती है। समटाइम्स एडिमा की वजह से हाइपर ग्रैनुलेट आ रहा होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाइपर ग्रैनुलेशन प्रेजेंट कर रही होती है इन केस ऑफ बायोबर्डन, क्या आपका यहाँ पे बैक्टीरिया की कंटेमिनेशन की वजह से हाइपर ग्रैनुलेशन आ रही होती है। तो हाइपर ग्रैनुलेशन जो है ना वो एक इंडिकेटर है कि वो आपकी जो बॉडी का डिपेंडेंट पार्ट है इसको आपने अपलिफ्ट करना है अगेंस्ट द इन दी ग्रेविटी, और इस पर जो बैक्टीरियल बर्डन है उसको आपने रिमूव करवाना है, और स्वैबिंग के थ्रू रूल आउट करना है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। सो हाइपर ग्रैनुलेशन जो है ना वो रेड अनइवन ग्रैनुलर टिश्यू होता है, और जो स्किन से ज़रा ऊपर आ जाता है, ये भी प्रोलिफरेटिव फेज में ही बनता है।
और जो है ना ये हाई बायोबर्डन और फ्रिक्शन टू द वूंड में प्रेजेंट कर रहा होता है. एंड द लास्ट टिश्यू इज़ अ नॉन वायबल एडिपोज टिश्यू. समटाइम्स जो हमारी बॉडी का स्लफ है ना वो एडिपोज टिश्यू के साथ डिफरेंशियल में आ रहा होता है. बट वी शुड कीप इन माइंड कि जो स्लफ होता है वो सरफेस के साथ स्टिकी होता है और स्लफ में कहीं ना कहीं ब्लैक अपीयरेंस भी आ रही होती है, वो येलो ब्राउन और ग्रे की तरफ जा रहा होता है. बट द नॉन वायबल एडिपोज टिश्यू सरफेस को लीव कर रहा होता है और इसको भी सिंपली हमने रिमूव कर देना होता है. और ये भी एक इंडिकेटर होता है कि स्किन तो यहाँ से फुल थिकनेस स्किन लॉस हो गया है लेकिन स्किन से नीचे जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है वो विजिबल है और जो उसने अपनी फैट को लीव करना शुरू कर दिया. So that is the whole lecture about the wound bed tissues. If there is any question, you can ask me. Thank you.